नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले खबर लखनऊ से आ रही है। कांग्रेस की उम्मीदों को लगा झटका। लखनऊ से बड़ी खबर, कांग्रेस की उम्मीदों को लगा झटका। मायावती ने गठबंधन की खबरों को बताया गलत। मायावती ने गठबंधन की खबरों को बताया गलत। मायावती ने फिर किया ऐलान, बीएसपी अकेले लड़ेगी चुनाव। बीएसपी से गठबंधन सिर्फ अफवाह। बीएसपी के अकेले लड़ने से के फैसले से विरोधी दल बेचैन। सूत्रों के हवाले से खबर, कांग्रेस चाहती है बीएसपी से गठबंधन। गुपचुप तरीके से कांग्रेस कर रही थी बीएसपी से संपर्क। मायावती ने एक बार फिर से किया ऐलान। इससे पहले भी बसपा सुप्रीमो अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोशिशें लगातार जारी थी, जिसको लेकर एक बार फिर से मायावती ने इसका खंडन करते हुए कहा है कि बीएसपी अकेले ही चुनाव लड़ेगी और बीएसपी के गठबंधन की सारी खबरें कोरी अफवाह। बीएसपी के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले से विरोधी दल बेचैन। सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर, कांग्रेस चाहती है बीएसपी से गठबंधन। गुपचुप तरीके से बीएसपी से कर रही थी संपर्क, लेकिन एक बार फिर से बसपा सुप्रीमो मायावती ने दो टूक कह दिया है। लोकसभा चुनाव में बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी। बीएसपी से गठबंधन की सभी खबरें कोरी अफवाह। तो ये एक्स पोस्ट पर साझा किया है मायावती ने और साफ तौर पर कहा है कि बीएसपी काफी मजबूती के साथ अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। ऐसे में कई विरोधी दल बेचैन हैं। चुनावी गठबंधन या तीसरा मोर्चा आदि बनाने की अफवाह पूरी तरह से गलत व झूठ है। मायावती ने एक बार फिर से गठबंधन की खबरों पर खंडन किया है। साफ तौर पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी और इस फैसले पर बीएसपी और उनकी पूरी पार्टी अटल। बीएसपी के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले से विरोधी दल बेचैन। सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस चाहती थी बीएसपी से गठबंधन। गुपचुप तरीके से बीएसपी से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन एक बार फिर से बसपा सुप्रीमो मायावती ने तमाम अटकलों से पर्दा उठाया है, उसे कोरी अफवाह बताया है और साफ तौर पर उनका कहना है कि बीएसपी के साथ किसी भी तरह का गठबंधन गलत न्यूज, गलत खबर। लोगों को सावधान रहने का निर्देश मायावती ने दिया है। साफ तौर पर मीडिया पर भी निशाना साधा है। मीडिया की ऐसी शरारतपूर्ण खबरों को लेकर लोगों से सावधान रहने की अपील की है। बीएसपी से गठबंधन सिर्फ अफवाह। बीएसपी के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले से विरोधी दल बेचैन। बीएसपी की काफी मजबूती के साथ अकेले चुनाव लड़ने के फैसले पर विरोधी दल बेचैन दिखाई दे रहे हैं। तो गुपचुप तरीके से कांग्रेस कर रही थी बीएसपी से संपर्क। और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। एकात्मता को मजबूती बना करके राष्ट्र की अखंडता के लिए क्या योगदान कर सकते हैं, इसमें भी आपको इस संगठन के माध्यम से एक नया अवसर मिलेगा जानने, सीखने और राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत होने का एक अवसर आपको प्राप्त होगा। आपने यहां पर देखा होगा, लगभग 10 एकड़ लैंड देने के साथ ही 55 करोड़ रुपए यहां पर इस एकेडमी के निर्माण के लिए सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाया गया है। यहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक भी होगा,
बॉयज और गर्ल्स का हॉस्टल भी होगा और साथ साथ प्लेग्राउंड भी होगा, शूटिंग रेंज भी होगा और भी अन्य तमाम प्रकार की जो सुविधाएं प्रशिक्षण के लिए आवश्यक हैं, उन सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करने का कार्य यहां पर किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि गोरखपुर सिटी से एकदम सटा हुआ है, यानी गोरखपुर सिटी अब इससे भी आगे तक बढ़ चुकी है, काफी आगे बढ़ जा चुकी है। और यहां पर इस 4 लेन हाईवे से सटे हुए इतने अच्छे वातावरण में प्रशस्त लैंड आपको यहां पे प्राप्त हुई है। एनसीसी निदेशालय को भी मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। यहां पे अपर महानिदेशक और इस ग्रुप के जो इंचार्ज हैं, यहां पे ब्रिगेडियर दीपेंद्र रावत जी ने, गोरखपुर ग्रुप कमांडर ने इसके लिए जो प्रयास प्रारंभ किए, ये दिखाता हमें कि हम थोड़ा भी प्रयास करते हैं तो शासन अपने आप ही उस दिशा में आपको 2 कदम आगे और बढ़कर के सहयोग करने के लिए तैयार रहती है। पहल किए जाने की आवश्यकता है और आपने पहल की तो उस पहल का परिणाम भी आपको सुखद रूप में यहां पर देखने को प्राप्त हुआ है। आज आवश्यकता है हम सब इस बारे में देखें कि जैसे सरकार आप पर हर प्रकार से सहयोग करने को तैयार है, ऐसे ही हमारा प्रयास होना चाहिए कि चाहे वह आपकी पढ़ाई लिखाई का हो, चाहे वह आपको जीवन में प्रशिक्षण देकर के एक सही मार्ग की ओर अग्रसर करने का कार्य हो। ये दोनों कार्य आज सरकार पूरी प्रमुखता के साथ करने का कार्य कर रही है और जीवन के हर एक क्षेत्र में, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसा राज्य में इस एकेडमी का अपना महत्व है। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और मुझे यह जान करके और ये बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी 56% से अधिक आबादी ऐसी है जो आबादी कामकाजी है, जिस आबादी के द्वारा अपने परिश्रम, अपने पुरुषार्थ से प्रदेश और देश के विकास में जो योगदान दे रही है। आप सोचिए, अगर 56 से 60% आबादी अनुशासन न मान करके अपने तरीके से आचरण करने लग जाए, समाज की क्या स्थिति होगी। तो इस युवा आबादी के लिए, इस युवा कार्यशील पूंजी को राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगाने के लिए जहां एनसीसी का अपना महत्व है, वहीं साथ ही साथ हम सब इस बारे में ध्यान में रखें कि व्यक्ति का स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं। अगर वह स्वयं के लिए जी रहा है तो उसका कोई मायने नहीं होता है। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता हमारा देश होना चाहिए। अपने देश के लिए हम कार्य करें, अपने देश के लिए हम जिएं। हमारा संपूर्ण समर्पण अपने देश के लिए होना चाहिए और यहीं से ही हमारी अनुशासन का जो भाव आपको यहां से प्राप्त होगा, एकता का जो भाव आपको यहां से प्राप्त होगा, उसको हमें राष्ट्र निर्माण की प्रवर्तमान अभियान के साथ, इसी कार्यक्रम के साथ जोड़ना है। आज आप देखते होंगे दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है। आज आप देखते होंगे कि देश की रक्षा की आवश्यकताओं की आपूर्ति, जिसके लिए हमें पहले विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था, आज स्वयं भारत के अंदर उसकी रक्षा की उत्पादन क्षमता को, उन इकाइयों की क्षमता को बढ़ा करके, नई यूनिट बना करके, डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से ऐसी आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारत तेजी के साथ आगे बढ़ा है। देश के अंदर अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये आप गोरखपुर से सुन पा रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एनसीसी प्रशिक्षण अकेडमी शिलान्यास कार्यक्रम में एनसीसी के कैडेट्स को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और भविष्य में किस तरह से सहयोग कर सकते हैं राष्ट्र निर्माण में ये तमाम युवा, इनको लेकर योगी आदित्यनाथ। आज
गोरखपुर में अपने इन हजारों युवा साथियों के लिए एनसीसी एकेडमी, जिसमें गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा और बहराइच, ये 11 जनपद के कैडेट्स न केवल अपना प्रशिक्षण के बाद आगे की ट्रेनिंग लेने के लिए इस एकेडमी का उपयोग कर पाएंगे, बल्कि ये जो 11 जनपद हैं, इन 11 जनपदों में 4 जनपद ऐसे हैं, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच, जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य इंडिकेटर में जो जनपद पिछड़ गए थे, आजादी के बाद जिन्होंने अपेक्षित विकास नहीं किया, उनमें ये 4 जनपद भी थे। इन्हें आकांक्षात्मक जनपद कहते हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। ये 4 जनपद हैं और मुझे प्रसन्नता है कि एनसीसी एकेडमी और यहां से निकले हुए जो प्रशिक्षित कैडेट्स होंगे, ये इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को एक विकसित जनपद के रूप में विकसित करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करने में अपना योगदान दे पाएंगे। प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें सफलता प्राप्त हो पाएगी। आज यह कार्यक्रम यहां प्रारंभ हो रहा है और मैं चाहूंगा कि एनसीसी निदेशालय, शिक्षा विभाग, स्थानीय प्रशासन तीनों मिलकर के बेहतर समन्वय के माध्यम से एक समय सीमा के अंदर इस एकेडमी के निर्माण के कार्य को हम पूरा करें, जिससे इसका लाभ यहां के छात्र छात्राएं ले सकें। दूसरा, हमारा प्रयास जरूर कुछ चीजों का होना चाहिए। जहां भी हमारी इस प्रकार की एकेडमी बने, वहां पर एक तो पूरा हरा भरा वातावरण होना चाहिए, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, क्योंकि प्रशिक्षण कभी कभी भीषण गर्मी में भी हो सकता है। कैंप्स लगते हैं तो उस समय गर्मी भी हो सकती है और उस दौरान शीतलहरी भी हो सकती है। हमें उसकी परवाह नहीं करना है। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, इन सब की परवाह के बगैर राष्ट्र निर्माण के लिए किसी एक अभियान के साथ अगर हमें जुड़ने की आवश्यकता पड़ेगी तो इसकी परवाह के बगैर हम सब अपने आप को समर्पण भाव के साथ उसके साथ जूझ पड़ेंगे। जहां यह भाव हमारे मन में होना चाहिए, हम यह भी तय करें कि इस दौरान हम लोग काफी बनाते समय ही वृक्षारोपण और इस प्रकार के वृक्षों को वहां पर लगाएं जो यहां की वातावरण के अनुकूल होने के साथ साथ प्रशिक्षण के दौरान कैडेट्स को अच्छा और उत्तम वातावरण देने में सहभागी बन सके। एक काम होना चाहिए। दूसरा, हमारी एकेडमी का जो क्षेत्र हो उसको प्लास्टिक फ्री करने की दिशा में हमें कार्य करना होगा। पॉल्यूशन फ्री करने के लिए वह प्लास्टिक का हो, किसी भी प्रकार के सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट का हो, उसके लिए हमें अपनी तैयारी अपने स्तर पर करनी चाहिए और उस प्रकार के मॉडल डेवलप करने चाहिए। प्रयास होना चाहिए कि जिन संस्थाओं में एनसीसी है, सप्ताह में एक दिन अपनी नियमित ड्रिल के साथ ही एनसीसी के कैडेट स्वच्छ भारत मिशन के अभियान के साथ भी वहां जुड़े। स्वच्छता, यह स्वच्छता तमाम प्रकार की बीमारियों से बचाव का उत्तम माध्यम तो है ही, उस माटी के साथ हमारी आत्मीयता को जोड़ने का भी माध्यम बनता है। आपने देखा होगा ये जो 11 जनपद हैं, स्वच्छता का क्या महत्व हो सकता है। यह महत्व इंसेफ्लाइटिस पर विजय प्राप्त होना इसका एक उदाहरण है। और तो आप सुन पा रहे थे गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। और उसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। मथुरा का बेसिक शिक्षा कार्यालय अपने आप में चर्चाओं
में बना रहता है, लेकिन अब फिर से नया चर्चा का केंद्र बन चुका है, जहां बीएसए में कार्यालय ने एक नया नोटिस लगाया है जिसमें लिखा हुआ है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में मिलने के लिए अब आने वाले व्यक्ति को रजिस्टर में एंट्री करानी होगी और अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई पहचान पत्र की फोटोकॉपी भी आपको लेकर आनी होगी। इस सारी प्रक्रिया के बाद ही आप जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से मुलाकात कर पाएंगे। आपको बता दें कि नोटिस विभाग के दरवाजे पर चिपकाया गया है। वहीं ऐसे अजीबोगरीब आदेश को लेकर हर तरफ चर्चा की शुरुआत हो चुकी है। आखिर माजरा क्या है? वाराणसी से बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 दिन के वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी बाबा काशी विश्वनाथ से पीएम लेंगे आशीर्वाद। 38 जगहों पर पीएम के स्वागत की तैयारी। 10 मार्च को वाराणसी से आजमगढ़ पहुंचेंगे पीएम मोदी। 10 मार्च को वाराणसी से आजमगढ़ पहुंचेंगे पीएम मोदी। काशी में पीएम कल पहुंचेंगे आजमगढ़। काशी में इस समय पीएम कल पहुंचेंगे आजमगढ़। तो 2 दिन के वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी वाराणसी दौरे के बाद वहां से आजमगढ़ पहुंचेंगे। बाबा काशी विश्वनाथ से आशीर्वाद लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 38 अलग अलग जगहों पर होगा प्रधानमंत्री का स्वागत। और इसी खबर पर वाराणसी से संवाददाता विकास चौबे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी विकास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से वाराणसी आज पहुंचे हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं? किस तरह से स्वागत अलग अलग जगहों पर होना है? बिल्कुल, देखिए शाम को पीएम मोदी वाराणसी पहुंचेंगे और ऐसे में 45वीं बार वो काशी में आ रहे हैं बतौर काशी के सांसद। क्योंकि देखिए अब चुनावी जो गर्दियां वो भी चढ़ गई है और 195 प्रत्याशी की जो सूची है भाजपा की तरफ से जारी कर दी गई है, उसमें सबसे ऊपर तो पीएम मोदी का नाम था, यानी कि वाराणसी से वो लोकसभा चुनाव इस बार भी लड़ने वाले हैं। तो पीएम मोदी का जो आगमन है शाम को 6 बजे वो बाबतपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और वहां से वो 30 किलोमीटर का लंबा जो रूट जो है वो करते हुए जाएंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर में सबसे पहले दर्शन पूजन करेंगे, उसके ठीक बाद वहां से दर्शन पूजन करने के ठीक पश्चात जो है वो सीधा निकल जाएंगे बरेका गेस्ट हाउस। वहां पर जाकर वो पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहा है। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव में बिल्कुल है वो बच चुका और लोकसभा चुनाव ये काफी महत्वपूर्ण एक पहलू इसमें नया जुड़ जाता है। तो पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे, साथ में चर्चा की जाएगी कैसे इस बार के चुनाव में और बेहतर किया जाए और क्या कुछ हम नया इसमें आजमा सकते हैं। ये भी जो है इस बार स्टडी कराई जाएगी और तमाम जो काशी कार्यकर्ता है उनके साथ वो संवाद करने की बात सामने आ रही है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचेंगे, बाबा का आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद वहां से आजमगढ़ के लिए भी रवाना होंगे। बताया जा रहा है कि 38 अलग अलग जगहों पर प्रधानमंत्री का स्वागत होगा। उसके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या जानकारी है? और देखिए पीएम जब भी काशी आते हैं तो काशी वासियों में एक उत्साह देखने को मिलता है और ये वजह देखिए 38 जगहों पर एक वो बनाया गया है, स्टॉल बनाया गया जहाँ पर काशी वासी जो है इकट्ठे रहेंगे, लोगों का जत्था रहेगा, काशी के जो भाजपा कार्यकर्ता है वो इकट्ठे रहेंगे और गुलाब की पंखुड़ियों से, फूल मालाओं से पीएम मोदी का अभिवादन किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा। क्या आप काशी से दोबारा देखिए तीसरी बार उनको जो है काशी से प्रत्याशी घोषित किया गया, तो उसके लिए भी बधाई दी जाएगी और काशी के विकास कार्यों के लिए पीएम मोदी का अभिवादन करेंगे काशीवासी। तो 38 जगहों पर पीएम मोदी का स्वागत किया जाने वाला है। तो ये भी एक काफी ज्यादा एक खास पहलू से जुड़ जाता है। और ये मोदी जब भी वाराणसी आते हैं तो ये परंपरा है काशी की कि यहाँ पे जो है शंख बजाकर, शंखनाद कर और मंत्रोच्चार कर पीएम मोदी का स्वागत किया जाता है। तो जो बटुक होंगे, जो वैदिक ब्राह्मण होंगे, वो पीएम मोदी के स्वागत में मंत्रोच्चारण करेंगे और जिन जिन रूप से पीएम मोदी जाएंगे वहां पर काशी के जो आम लोग हैं, काशीवासी हैं, भाजपा कार्यकर्ता है, उनकी लंबी तादाद देखने को मिलेगी। और यही वजह किसी पूरी काशी को जो है अब एसपी जी ने सुरक्षा व्यवस्था घेरे में ले लिया है। जो भी पीएम मोदी का रूट है वहां पर एसपी जी के साथ साथ जो पुलिस है, जो प्रशासन है, उसकी तैनाती कर दी गई है पूरी तरह से। तो सुरक्षा व्यवस्था भी अपने आप में क्या स्वागत है। जी बिल्कुल, तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है। वाराणसी में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, बाबा काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उसके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं और कितनी भारी संख्या में आज प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लोग इकट्ठा होंगे? तो देखिए पीएम काशी में आएंगे तो काशी के जो आम लोग हैं उनसे जो है सीधा इंटरेक्ट करेंगे। काशी के जो कार्यकर्ता है भाजपा से, उनसे सीधा इंटरेक्ट करेंगे और ये माना जा रहा है कि हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो पीएम मोदी से जुड़ेंगे और उनकी बातों को सुनेंगे। काशी के कार्यकर्ता, जो भाजपा के कार्यकर्ता है, उनसे पीएम मोदी संवाद करेंगे। क्योंकि देखिए इस बार जो है जब इस दौरे में पीएम मोदी आए हैं तो इस बार तो कुछ जन परियोजना नहीं है, क्योंकि इससे पहले जब हमने देखा था कि 22 तारीख को पीएम मोदी वाराणसी आए थे तो 14,000 करोड़ की जो जन परियोजना थी उनका लोकार्पण और शिलान्यास पीएम ने किया था। तो हमेशा जो है
काशी को तोहफा देते रहते हैं और काशीवासी इससे जो है हर्षोल्लासित है और पीएम मोदी का अभिवादन करेंगे। तो पीएम उनसे जो है उनका धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, उनसे अपनी जो सरकार की उपलब्धियां हैं 10 साल की उन उपलब्धियों गिनाएंगे, बताएंगे कि 2024 के चुनाव में उनको क्यों वोट दिया। और ये भी एक कारण है कि यहाँ पर काशी में जो है विपक्ष पार्टी का जो है गठबंधन का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया, तो पीएम मोदी द्वारा उसको भी टैकल करने की उम्मीद देखी जा रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों द्वारा भी कहा जा रहा है कि पीएम का दौरा जो है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो पूर्वांचल की जो सीटें हैं जिनपे भाजपा 2019 में कमल नहीं खिला पाई थी, भाजपा का जो कमल है वहां पर नहीं खिला था, उन सीटों पर क्या बेहतर कर पाए, उन सीटों को कैसे वहां पर इस बार जीत पाए। तो ये भी जो है पीएम मोदी खुद ही वाराणसी में आकर उन सीटों को साधेंगे और जो यहाँ के लोग होंगे, यहाँ के जो काशीवासी हैं, उनको साधकर कार्यकर्ताओं से बातचीत कर वहां पे प्रत्याशी की सूची जारी जाएगी। जी बिल्कुल विकास, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी पहुंच रहे हैं। 38 जगहों पर पीएम का अलग अलग तरीके से स्वागत किया जाएगा। तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। उसके साथ ही साथ जनसभा को संबोधित भी करेंगे और बाबा का आशीर्वाद लेकर आजमगढ़ की ओर रवाना होंगे। बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के हाईवे 34 पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि तेज रफ्तार कार ट्रक में जा घुसी, जिसमें एक मासूम समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा दिया है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।